हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आज आपसे मैथमेटिक्स के SSR AA के प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइस। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कौन से स्टैंडर्ड के देखने को मिलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स देखने को मिलता है, SSR AA या बात करूँ एक्स ग्रुप NDA के बारे में, तो इन सभी के अंदर 12th क्लास का मैथमेटिक्स देखने को मिलता है। और गाइस 11th क्लास का भी मिलता है, मतलब दोनों 11th 12th का देखने को मिलता है। क्लियर। सिंपली बात करें आपसे, लेवल क्या होता है, 12th क्लास तक का होता है, जिसमें आपके लिए 10th जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसका होता है, वो 10th क्लास का होता है। तो मतलब आप ये मत सोचिएगा सिर्फ 12th स्टैंडर्ड ही आएगा, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोलते हैं आप, जैसे 12th स्टैंडर्ड का वो क्वेश्चन दे सकते हैं। मीनिंग ये होता है, सिलेबस आपके सामने होता है, हाइट एंड डिस्टेंस, टिग्लोमेट्री आप 10th क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप 12th क्लास की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि 12th स्टैंडर्ड तक का देखने को मिलता है। अगर बोलते हैं 10th क्लास, तो 10th क्लास का मतलब क्या होता है, 10th क्लास तक का। अगर आपसे बोलता है कभी कोई 12th क्लास तक का, तो 12th क्लास तक का सिलेबस जो है देखने को मिलता है। तो गाइज़ जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए एक्स ग्रुप के लिए प्रोवाइड कर चुके हैं पहले ही प्रैक्टिस सेट, उन्हें जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि आपके लेवल क्या है, आप कितना अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे क्वेश्चंस को। क्योंकि आपके लिए 50+ क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए करा चुका हूँ, मतलब प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। तो अब आपके सामने लेके आऊँ SSR और AA से संबंधित प्रैक्टिस सेट जो करा रहा हूँ आपके लिए, और भी मैं आपके लिए करा चुका हूँ पहले ही, मतलब करीब काफ़ी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं ऑलरेडी, और दोबारा से बाकी का और करा रहा हूँ आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिए वीडियो को गाइस, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन में आपको कोई देरी ना हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है किसी समुच्चय A में अवयवों की संख्या क्या है 3, और समुच्चय B में अवयवों की संख्या क्या है आपके सामने गाइस 6। तो आपसे बोल रहा है A यूनियन B में कितने अवयव हो सकते हैं। तो गाइस मान लो, चलो कैसे आप यहाँ समझ पाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ A कोई सेट है जिसमें 3 अवयव हैं, A B और C, 3 अवयव हो गए। क्लियर। अब मैं लेता हूँ B, इसमें अवयव कौन से, उसने बोला 6 अवयव हैं, मतलब 6 में क्या क्या ले सकता हूँ, एक तो A B C D E F, तो हो गए आपके सामने 6 अवयव। तो टोटल कितने अवयव, मतलब यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में क्या क्या आएंगे, जब इनका यूनियन निकालूंगा तो इसमें एलिमेंट आएंगे A B C D E और F, मतलब 6 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो 6 एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, समझिएगा, मैं बात कर रहा हूँ सेट B के बारे में। चलो ये तो हमने फिक्स कर लिया A। सेट B के बारे में बात करूँ, सेट B हमने अभी लिया था A B C D E F, मैं ये भी तो ले सकता हूँ B C D, मैं B से स्टार्ट कर सकता हूँ और F G तक ले सकता हूँ, तब कितने बनेंगे। और आपके सामने एक सेट था A B C, यूनियन निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा A B C D E F और G, ये हो सकता है। तो अब कितने बनने, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हो सकते हैं। और गाइज ऐसा हो सकता है कि जिसमें मैं B को ना लूँ, C से स्टार्ट करूँ, तो हमारे पास 8 एलिमेंट बनेंगे। अगर C को ना लेके, मतलब कॉमन ना लेके मैं ले लूँ आपके सामने, जैसे एक तो सेट है ही आपके सामने A B C, और दूसरा ले लेता हूँ मैं D E F G H और I, 6 एलिमेंट इसमें, 3 इसमें, दोनों को ऐड करता हूँ, कितने एलिमेंट हो जाते हैं टोटल, इनको जब यूनियन निकालूंगा तो A से स्टार्ट होगा गाइज, A B C D E F G H I, तो मतलब कहाँ तक हो जाएंगे, कितने बनेंगे टोटल, 9 हो जाएंगे। तो मतलब मिनिमम तो 6 हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसमें एलिमेंट्स, 9। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें मिनिमम 6 दे रखा है, या तो 6 हो सकता है, या फिर 7 हो सकते हैं, या फिर 8 हो सकते हैं, या फिर 9 हो सकते हैं। अगर वो कोई फिक्स कंडीशन दे देता, फिक्स कंडीशन से मतलब ये है, अगर आपसे बोल देता A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 का मतलब वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट होता तो इसमें कंडीशन क्या होती है, फिक्स होती। क्या होती, जैसे एक तो एलिमेंट हो जाता, एक में तो जाते ये, दूसरे में एलिमेंट होते डिसजॉइंट का मतलब इनमें से कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो हम क्या लेते हैं यहाँ से D E F, तो हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, 9 होंगे टोटल, बस जब इनका यूनियन निकालेंगे। तो जब वो ये कंडीशन दे देता है कि ये डिसजॉइंट है, मतलब आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप इस तरीके से करते तो 9 एलिमेंट निकल के आते। क्लियर।
या सिंपली बात करूँ, जैसे यहाँ तो दे दिया, एक सेट दे दिया ए बी और सी, और दूसरा दे देता 1 2 3 3 4 5 और 6। तो गाइस इनमें कोई कनेक्शन दोनों में, इन दोनों में कोई कॉमन है आपस में? कुछ नहीं है। तो एलिमेंट निकालेंगे हम यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, इसके सभी एलिमेंट प्लस इसके सभी एलिमेंट, तो कितने हो जाते? 9 होते। तब तो हमारे पास फिक्स कंडीशन होती है कि 9 ही होंगे। लेकिन उसने कुछ फिक्स कंडीशन नहीं बोली, तो हम उसमें 6 एलिमेंट भी लेंगे, तो ए बी सी ले सकते, कॉमन भी ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ अलग ले सकते हैं, या फिर सबके सब अलग ले सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इतना आपसे पूछ रहा है इसका मापांक क्या होगा, उसका मुख्य कोणांक क्या होगा। मापांक मतलब इसका मॉडुलस निकालना है, और गाइस आपको निकालना है कोणांक। तो इस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मापांक आपको फाइंड करना है, कोणांक आपको फाइंड करना है। तो हमने क्या किया है गाइस, जो नीचे दे रखा है ना, जैसे ये दे रखा है ए माइनस बी, मान लो इसे क्या है 1 माइनस आयोटा है ना, इसका होल स्क्वायर दे रखा है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, वो फॉर्मूले से हमने ब्रेक कर दिया, आपके सामने हो रखा है। और गाइस मैंने यहाँ कुछ कंडीशन लिख रखी है, अगर आपके सामने बोला जाता है आयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है -1, और आयोटा होता था इसकी वैल्यू क्या होती है √-1। क्लियर? तो देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा -1, और देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ में वो 1 के साथ में माइनस का हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और माइनस आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। बात करूँ देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया। तो यहाँ देख पा रहे हैं ये आपस में कट गया, क्योंकि एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, और बाकी का देखो ये कंडीशन देखो, ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये आपस में कट गया। तो क्या आया 1। तो अब इसका मापांक निकालें, कोणांक सॉरी इसका मापांक निकालेंगे, तो मापांक क्या आएगा 1 ही आएगा गाइस, 1 ही आएगा। मतलब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 आयोटा, क्योंकि 0 लिखा हुआ है आगे, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 1 निकल के आएगा। इसका मतलब यही होता है, इसमें क्या आंसर है इसका 1 है। तो मतलब यहाँ से आप निकालेंगे इसका मापांक, मापांक क्या होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट होता है आई का, उसका स्क्वायर। तो आई 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस 0 का स्क्वायर क्या कर लो 0 ही होगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से 1 निकल के आएगा। तो मापांक क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। मैंने आपको बताया इसे क्या है, लिख सकता हूँ 0 आयोटा। अब इसका निकालूंगा कोणांक, तो कोणांक कैसे निकलता है y/x, तो y क्या देखा 0/1, तो 0/1, तो 0/1 मतलब ये आएगा 0। तो आप देख सकते हैं एंगल की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 0। तो गाइस आपका यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये इसने बोला है ये क्या है, अधिकल्पित घनमूल ओमेगा। तो मतलब आपने ओमेगा की कंडीशन में एक कंडीशन पढ़ी होगी, क्या ये इस तरीके से ओमेगा स्क्वायर ये पढ़ी होगी। तो यहाँ से देखो मैं कर रहा हूँ ओमेगा 99 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा ओमेगा प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा गाइस ओमेगा स्क्वायर, ये बचेगा। अब देख लो इसकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली 0 होती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कंडीशन इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। और इसकी जगह 0 पुट करूँगा, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करूँगा तो क्या आएगा 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कर लो, हमेशा आंसर क्या बनता है 0 ही बनता है। तो आपका आंसर 0, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, ये देखा 1753 मतलब 1753 का बाइनरी नंबर में, बाइनरी पद्धति, बाइनरी सिस्टम में आपको निकालना है इसका नंबर क्या निकलेगा, कैसे लिखा जा सकता है बाइनरी सिस्टम में। तो देख पा रहे हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन को लिख लिया, 1753 आपके सामने है। हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया तो यहाँ आया, क्योंकि देखो 2 से डिवाइड करने के बाद शेष क्या आ रहा है यहाँ पे 1 बच रहा है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या शेष बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या बच रहा है 0 बच रहा है। 2 से डिवाइड करूँगा फिर दोबारा से इसे, तो यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा 1 शेष बच रहा है, क्योंकि आप जानते हैं 219 में तो भाग जाएगा नहीं, 218 में जा सकता है। तो देखो शेष बचता है वो यहाँ लिखते जाएंगे 1 ही, या तो शेष बचेगा आपके पास में 0 या फिर बचेगा आपके सामने शेष 1, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो यही आता जाएगा, देखो आप से डिवाइड करते जाइएगा, 2 से डिवाइड करते जाइएगा, 2 से इसे किया तो यहाँ शेष 1 ये आया था। जैसे हम बात करते हैं ना भागफल निकालते हैं, 2 से डिवाइड करें 1753 को इस तरीके से, तो यहाँ सब कुछ होने के बाद जैसे ये चला गया 800, और यहाँ आपके सामने बचता है 1 बच जाए, क्या बचे 1 बच जाए 1। तो इस तरीके से शेष बचा 1, ऐसे शेष निकाल लेंगे। बाकी जब पूरा चला जाएगा, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या जाएगा 1 ही शेष बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा शेष 1, तो 1। तो अब देखो इसको इधर साइड से लिखते जाते हैं नीचे से, देखो 1 1 0 1 1 0 1, ये वाला 1 0
0 और 1 इस तरीके से, और ब्रैकेट लगा के क्या लिखते हैं हम लोग 2। क्यों, बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पूरे को 2 से ही डिवाइड करके निकाला है, देख लो। तो यहाँ पर गाइज आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दे रखी है, देखो ये इस तरीके से दे रखी है, आपसे पूछ रहा है इसके मूल क्या होंगे। मान लेते हैं इसको a, इसको b, इसको c, तो आपके सामने एक तरह से क्या बन जाएगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो बना। इसे माना a, इसे माना b, इसे माना c, और x आपके सामने जो लिखा हुआ है यहाँ x² लिखा हुआ है, कोई नहीं। अब यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा और बीटा क्या है, तो सेट क्या है, तो इसके एलिमेंट वो हैं क्या, मूल हैं, तो अल्फा और बीटा मान लिया इसके मूल। तो देखो यहाँ से क्या आता है, माइनस का b अपॉन क्या होता है, a होता है। जब दोनों का प्रोडक्ट की बात करूँ तो क्या निकल के आता है, c अपॉन a निकल के आता है। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। जब आपके सामने ये कंडीशन होती है, ये वाली, यहाँ देख पा रहे हैं प्लस है, प्लस होने के बाद भी यहाँ क्या माइनस का b लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। याद रखिएगा। अभी यहाँ पे क्या है आपके सामने, यहाँ इसमें जगह पे प्लस का दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे आपके सामने क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता है आपका प्लस होता। मतलब याद रखिएगा, b की वैल्यू अगर यहाँ माइनस है तो प्लस में होती है, अगर प्लस की दे रखी है तो यहाँ माइनस में करते हैं, चिन्ह जो है चेंज करके रखते हैं। क्लियर। चलिए कैसे करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपके सामने लिख लिया है, तो अल्फा बीटा मैंने माना आपके सामने, तो क्या होता था, देखो ये क्या प्लस की है, तो मैंने क्या बोला था, प्लस की होती है तो माइनस का b ले लेते हैं इसे। ये क्या है, एक तरह से b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, तो माइनस का क्या होता था, b अपॉन a होता था, तो माइनस का b क्या है, r माइनस p, ये r माइनस पी अपॉन a की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है a। सिमिलरली दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, c अपॉन a, c की वैल्यू ये है, अपॉन a ये रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा मैंने आपके सामने ये लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से इसमें किया क्या है, मैंने अपनी तरफ से इसमें q जो है माइनस किया है, और q यहाँ पे क्या किया, ऐड किया है। अब q प्लस किया है, q हुई सब्ट्रैक्ट किया है इस जगह पर। याद रखिएगा, q ऐड किया है, q सब्ट्रैक्ट किया है। तो आप देख लीजिए हमारे पास ये कंडीशन हमने क्या किया, एक बार हमने क्या किया, माइनस वाली को मतलब इस वाली कंडीशन को ये लिखा हुआ, ये वाली कंडीशन हमने इस तरीके से यहाँ लिख ली, और माइनस का चिन्ह कैसे हट गया, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया है। इसके अंदर करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखना, माइनस का जो प्लस के होते हैं वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस के हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। क्लियर। अब देखो आर क्या है, यहाँ पे प्लस की है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस की, माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी। अब इसमें करूँगा तो ये प्लस की बन जाएगी, इसमें करूँगा तो ये माइनस की बन जाएगी, इसमें करूँगा तो ये प्लस की बन जाएगी, और यहाँ से चिन्ह जो है हट जाएगा इस तरीके से। तो ये बन गया। अब अलग अलग डिवाइड करके देखता हूँ, अलग अलग मतलब p माइनस क्यू r, इस तरीके से लिख लिया, फिर अलग अलग डिवाइड कर लिया, और यहाँ भी इस तरीके से, क्योंकि पहले तो मैंने किया देखो इसका इसके नीचे और इसका फिर इसके नीचे, ऐसे डिवाइड किया हुआ है। क्लियर। तो देखो पहले तो मैंने किया इसको इसके डिवाइड में किया है, इसके डिवाइड में इसे, फिर दोबारा से इसके डिवाइड में इसे। तो समझ सकते हैं यहाँ निकालेंगे तो इस तरीके से निकल के आएगा, एक तो ये निकल के आएगी कंडीशन, यहाँ कट जाएगी आपस में ये, तो ये बन जाएगा आपके सामने। तो देख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू एक तरह से ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, और बीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। क्योंकि अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे ले लिया आपने, अल्फ़ा को 1 क्यों ले लिया। गाइस किसी को भी ले लो, उसने तो मूल फाइंड करने के लिए कहा है, आपसे ये नहीं कहा कि आप अल्फ़ा निकालोगे बीटा निकालो, वो तो अपनी तरफ से हमने लेट कर रखे अपनी तरफ से। क्लियर। तो ये मत सोचिएगा कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 क्यों लिए, मतलब बीटा की वैल्यू 1 क्यों लिए, अल्फ़ा की क्यों नहीं लिए। तो आप आगे पीछे कर लो भैया, ऐसे अल्फ़ा की मान लो भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बोलेंगे कि 1 कैसे है इसका, क्योंकि आपको ये इधर थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर इसने बोल रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो समझ लो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो देखो मैंने क्या बोला, ये अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू, तो अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू 1 ले रखी है। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा, करके देख लीजिए, गुणा करेंगे इसका, तो देखो क्या आएगा, यही तो निकल के आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा करूँगा तो, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो क्या रहेगा, यही तो वैल्यू रहेगी। कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर, मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या दे रखी है आपके सामने, सिर्फ अष्टभुज में विकर्णों की संख्या फाइंड करनी है। क्या करना है, तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो कितना अष्टभुज दे रखा, तो 8 भुजाएं होंगी, तो 8 इंटू 8 माइनस 3 करूँगा तो 5/2, 2 से डिवाइड किया तो 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई इससे किया तो 20। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बोल रहा है कि एक पुरुष अपनी पत्नी के
पत्नी, मतलब उसकी पत्नी, एक पुरुष और उसकी पत्नी एक बस में घुसते हैं तो 5 सीट खाली हैं, तो 5 सीटें खाली हैं तो वो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? तो भैया 5 सीट खाली हैं तो ये एक पहला बैठा है, जैसे आदमी बैठ रहा है तो आदमी बैठा 5 प्रकार से बैठ सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 सीट खाली है। अब बचती है आपके साथ ये उसकी पत्नी। अब जब 5 सीट खाली थी, समझिएगा, 1 2, समझिएगा गाइस, क्योंकि जब 5 सीट थी उनमें से एक पे पति बैठ गया है, तो अब बची हुई 4 सीटें, तो 4 सीट पे क्या है, जब 4 सीट बची हुई तो 4 सीट पे क्या है, 4 प्रकार से बैठ सकती है, 4 तरह से बैठ सकती है वो औरत जो बची हुई है, उसकी पत्नी जो है। तो कितनी हो जाएंगी टोटल? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है द्विपद प्रमेय द्वारा, द्विपद प्रमेय जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम होती है, बाइनोमियल थ्योरम होती हैं। तो द्विपद प्रमेय द्वारा ये कंडीशन दे रखी है, इसके प्रसार तभी वैध होगा, मतलब तभी संभव हो सकता है जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 1/2 से क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1/2 से स्मॉल होनी चाहिए, तभी आप इसे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे बोल रहा है log 4 और 7 इक्वल टू दे रखा है आपके सामने x, तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। इसका मान पूछ रहा है आपसे log 7 16 का। तो देखिएगा गाइज क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, आपके सामने दे रखा है, इसे मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, डायरेक्टिव फॉर्मूला होता है गाइज। जब कभी आपके सामने इस तरीके से कंडीशन लिखी हुई हो ना, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। याद रखिएगा एक पावर अलग होती है इस तरीके से, जैसे मैं आपसे बोलूँ 2 की पावर x, तो ये बात अलग हो गई। लेकिन अगर आपसे बोला जाए log के साथ में दे रखा है यहाँ पे 2 और यहाँ लिखा हुआ है x, तो ये बात अलग होती है, ये बात अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो 7 दे रखा था, सॉरी 4 दे रखा था, यहाँ 7 दे रखा, तो इस तरीके से ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने किया गाइस, इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया है, ये हो गया आपके सामने, इसको यहाँ पहुँचा लिया मल्टीप्लाई, और अपनी तरफ से क्या क्या है, 2 का मल्टीप्लाई किया है, 2 का ही डिवाइड किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। और जो 2 से मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई वो जो 2 होता है वो कहाँ पहुँचा दिया, इसके ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं गाइस कैसे, अगर लिखा हुआ है m तो m आगे आ जाता है और हो जाता है आपके सामने log a। और जब इस कंडीशन को आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं। जब ये दे रखा है तो आप ये लिख सकते हैं, और जब आपके सामने ये दे रखा हो तो आप इसे ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 को मैं लेके जाऊँगा पावर में जाता है गाइज, मैंने आपको बता चुका हूँ, जैसे यहाँ पावर में था तो मल्टीप्लाई में आ गया, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर में जा सकता है, तो पावर में आ गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 16। क्लियर। जब इतना हो जाता है तो आपको क्या करना है, इतना होने के बाद में 16 इतना हो गया। अब देखो यहाँ दे रखा है 16, ये क्लियर, यहाँ दे रखा है 16 इस तरीके से। तो हमने क्या किया, इसको पहुँचा दिया इधर साइड में, क्योंकि हमें चाहिए log 16 की वैल्यू, log 16 लेके आए इस तरीके से। तो अब हमारे पास ये लिख लिया हमने log 16, ये रहा, बाकी का आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, और नीचे अपन में x है। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से डिवाइड किया है log 7 से, दोनों को, यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या है, अभी log 16 है और हमें क्या चाहिए 7 पर 16, तो 7 पे नीचे डिवाइड में है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोनों को मर्ज करके इस चीज़ को, और यहाँ से log 7 से log 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2/x, तो यही होगा हमारा आंसर। तो गाइस आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है मैट्रिक्स का क्रम बताइए, मतलब ऑर्डर बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा आर सी याद रखिएगा, आर मतलब रो और सी का मतलब कॉलम। तो इसमें रो कितनी है 2, और सी मतलब कॉलम, सी क्या है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो क्या हुआ 2 क्रॉस 3, ऑप्शन नंबर बी। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बात कर रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 9 7 का मल्टीप्लाई 10 से, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 8 से, और ये बाकी का 0 है तो 0 है तो 0 रहेगा, इसका 0 तो 0 रहेगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है इस टाइप का। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखना है आपको। चलिएगा, तो यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है। तो मैंने क्या क्या ऑपरेशन लगाया है, कौन सा लगाया है, C3 की जगह, मतलब C का मतलब कॉलम है, तो C3 मतलब थर्ड वाले कॉलम, ये वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ। ये फर्स्ट कॉलम है C1, ये C2, ये C3, इस तरीके से ऐसे होता है R1 R2 और R3 इस तरीके से। तो मैंने क्या किया है, C3 की जगह क्या पुट कर दिया, C3 + C2, मतलब इन दोनों कॉलम को यहाँ पुट करके यहाँ लिख रहा हूँ जोड़ के।
तो इसकी जगह तो मैं कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने क्या लिखा है, ए की जगह चेंज करना है। किसकी जगह चेंज कर रहा हूँ, C3 की जगह चेंज कर रहा हूँ। C2 की जगह तो कोई चेंज कर नहीं रहा मैं, तो C2 की जगह C2 की जो वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू ले ली हमने। मैंने क्या बोला, C3 की जगह क्या करना है, C3 + C2। तो देखो यहाँ क्या जाएगा, x इसमें ऐड हो जाएगा तो XYZ, ऐसे y इसमें जोड़ देंगे इस वाली कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा XYZ। यहाँ से z को जोड़ूंगा इसमें x + y में, तो क्या हो जाएगा x + y + z, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तीनों में क्या है, एक ही चीज़ कॉमन है। तो गाइस डिटर्मिनेंट में कंडीशन क्या होती है, अगर डिटर्मिनेंट में कोई कॉलम में या एक रो में, या तो पूरे के पूरे कॉलम में या फिर पूरे के पूरे रो में, अगर सभी एलिमेंट इक्वल हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे कॉलम में सभी एलिमेंट इक्वल हैं या फिर पूरी रो में एलिमेंट इक्वल हों, तो कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन लूँगा, तो कॉमन क्या लिया मैंने, x + y + z लिया कॉमन। कहाँ से लिया है, थर्ड रो में से, थर्ड कॉलम में से। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1। क्लियर। बाकी का आपके सामने देख लो, यहाँ कहते हैं लिखा हुआ है, तो यहाँ से 1 1 1 बचता है। तो गाइस आपको बता दूँ, कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट में कभी भी दो रो या दो कॉलम, या तो दो कॉलम या फिर दो रो, कोई भी दो रो अगर इक्वल हैं, जैसे यहाँ 1 1 1 1 1 1, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तो आंसर 0। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। शेयर कर दीजिएगा एक बार वीडियो को। हाँ, अब बोलेंगे आप इससे डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने लेता हूँ 4 8 और यहाँ ले लिया 2 और यहाँ ले लिया, मैं आपके सामने बोल देता हूँ 6। तो आपसे बोलता हूँ कॉमन लेके बताओ, तो कॉमन लेता हूँ। अगर मैं ऊपर से भी कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें से कॉमन ले सकता हूँ और साथ में इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से ले सकता हूँ, मतलब सारे एलिमेंट से कॉमन ले सकता हूँ। तो अब मैं बोलता हूँ जैसे 2 कॉमन ले रहा हूँ, ले लिया 2 कॉमन। अब आप देखो, मैं 2 के अलावा जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से, चलो 4 कॉमन लेता हूँ। आप बोलेंगे भाई कैसे ले रहा है 4 कॉमन, यहाँ तो है ही नहीं कॉमन इन दोनों में। तो मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट में कंडीशन होती है या तो एक कॉलम में से कॉमन आता है या फिर एक रो में से आता है। तो मैं फर्स्ट वाले रो में से कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 और 2, बाकी का यूँ करते हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कहाँ से कॉमन लूँगा, यहाँ से भी ले सकता हूँ और 2 यहाँ से भी कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं क्या ले रहा हूँ, अब फिर से मैं रो में से ले रहा हूँ, मतलब रो कौन सी है, इस रो में से। तो देखो 4 तो है ही, इक्वल टू 4 इंटू, अब मैं ले लिया यहाँ से 2 कॉमन, तो इंटू 2, बाकी यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं लिया अभी, तो 2, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ बचेगा 3, इस तरीके से 1 बचेगा इस तरीके से, और यहाँ जाएगा 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 कॉमन हो जाएगा बाहर इस तरीके से। लेकिन अगर यहीं में बात करता मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स में जैसे आपके सामने बोल रहा हूँ इस तरीके से बोल रहा हूँ, और 8 और 6, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉमन ले रहा हूँ जैसे 2, तो 2 देखो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से कॉमन लिया तो ये, और यहाँ से आएगा और यहाँ से कॉमन लिया तो इस तरीके से बचता है। मतलब मैट्रिक्स में तो आप सभी रो या हो या कॉलम हो, कुछ भी हो, सभी एलिमेंट से कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन आपने ले रखा है वही। लेकिन अगर इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे डिटर्मिनेंट के बारे में या सारणिक के बारे में, तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, या तो एक रो में से कॉमन लिया जा सकता है या फिर एक कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप हर एक, मतलब एक कॉमन ले लिया यहाँ से तो हर किसी में से वही कॉमन आएगा, नहीं। क्या पता यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 6 आ जाए कॉमन, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही एलिमेंट कॉमन लेंगे। क्लियर। तो आपका आंसर आया 0। तो वैसे आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बात कर रहा है ए और बी। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। इसमें कुछ क्वेश्चन ईजी भी आए थे अभी 2-3, उनको छोड़ के बाकी के सभी क्वेश्चन अच्छा लेवल देखो ये दिखा रहे हैं। 12वां भी अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आ रखा है, एनडीए में काफ़ी बार देखने को मिला है। ठीक है। और बात करें आपसे, देखो थर्ड क्वेश्चन जो है, 13 क्वेश्चन जो है, 13 क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है गाइस, ए और बी क्या है, 2 मैट्रिक्स हैं 3x3 की। क्या है, 3x3 की 2 मैट्रिक्स हैं। अब बोल रखा है सारणिक ए, मतलब सारणिक किसे दिखाता है, मोड को दिखाता है। क्या आ रहा है निकल के, 4 के इक्वल आ रहा है। अब सारणिक बी, मतलब डिटर्मिनेंट बी किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल दे रखा है उसने। आपसे पूछ रहा है सारणिक इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब सिंपली आपसे ये बोल रहा है 2ab, ये सारणिक, मतलब या तो सारणिक बोल लो आगे लगा दो, या फिर मैं डिटर्मिनेंट भी लगा सकता हूँ, जैसे DET लगा के और ब्रैकेट में लिख दूँ इस तरीके से, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर DET नहीं लिखना आपको तो आप मॉड लगा सकते हैं, कि मॉड का मतलब भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ही होता है। तो किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। मतलब ये वैल्यू अगर आप फाइंड कर देते हो इसका आंसर, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे तो आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्या y के इक्वल है, ये क्या y के इक्वल है, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए कैसे फाइंड करेंगे।
तो देखिए गाइज आपके सामने हमने कंडीशन जो दे रखी है वो लिख ली है। बाकी का ये देखो डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको मैंने क्या बोला आपके सामने लिख रखा है या करके, या मतलब इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसे ऐसे लिख लिया। अब पहले की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, जैसे डिटरमिनेंट दे रखा है आपके सामने 2ab, तो क्या 2ab, इसकी वैल्यू आपको फाइंड, देखो इसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है मॉड की फॉर्म में, इक्वल टू क्या x। तो इतना करने के बाद देखो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस, फॉर्मूला क्या कहता है देखो, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ लिख दिया मैंने a और लिख दिया b या c, कुछ भी लिख दो। तो अब मान के चलो जैसे a b c तीनों मैट्रिक्स, याद रखिएगा तीनों एक ही क्रम की होनी चाहिए, मतलब 3x3 के तो 3x3 की होनी चाहिए। मैं आपके सामने लेके चलता हूँ n×n की, मतलब तीनों की तीनों एक जैसी हैं, n×n की हैं तीनों। तो क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, k की पावर हो जाता है n, मॉड a मॉड b मॉड c, इस तरीके से। अगर 3x3 की तो n की जगह 3 कर देंगे, अगर 2x2 की है तो n की जगह 2 कर देंगे, इस तरीके से निकालते हैं। k क्या होता है, k जो होता है ये एक नंबर होता है ना, जैसे कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे कांस्टेंट नंबर यहाँ बात करें, क्या दे रखा है 2 दे रखा है k की जगह, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये क्या है 3x3 की है, इस तरीके से निकालते हैं। अब बात करेंगे अगर ऊपर गाइस इस तरीके से नेगेटिव में दे रखा है, यहाँ लिख रखा है a और यहाँ लिख दिया k, इस तरीके से, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे करेंगे k की पावर तो n होगा, मैं आपको क्या लेके चल रहा हूँ n×n की n को लेके चल रहा हूँ, मॉड a यहाँ होगा 1 मॉड b। अगर आप इन्वर्स दे रखा है तो इन्वर्स वाले को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। चलिए करते हैं अब सॉल्व, समझ जाएंगे अब अच्छी तरह से। तो यहाँ देखो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये क्या है 3x3 की, मॉड a मॉड b। अब देखो इसको करूँगा तो क्या निकला 8 4, इसकी वैल्यू क्या है 3, तो क्या निकल के आया 96। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं इसके बारे में, ये वैल्यू दे रखी थी। अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ देखा 3, मतलब k की वैल्यू क्या है 3, तो 3 की पावर 3 क्यों, क्योंकि क्या है 3x3 की, इस तरीके से। और मॉड a और ये क्या है 1 मॉड b, क्योंकि आपको मैंने बताया था भी इन्वर्स की फॉर्म में होता है तो उसे आप अपॉन में लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव में आ जाता है। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है 27 हो जाएगा 3 की पावर 3 का, और यहाँ क्या जाएगा 4 इसकी वैल्यू दे रखी है, 1/b, तो 1/b, b की वैल्यू क्या देखिए 3, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 3। सॉल्व करूँगा, देखो 3 से इससे काटा 9 टाइम्स जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं आपके सामने 4 से, तो क्या है 36, तो x की वैल्यू निकल के आती है 96 और y की वैल्यू निकल के आती है 36। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो गाइस आपका जो आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी वीडियो जो आपके सामने कराए हैं क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताइएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल ही जाएगा, नहीं है तो ले लीजिए 8077071171, ये नंबर है गाइस, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत होती है तो ही करिएगा, खामा मत करिएगा कि आप टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी लेते हैं आपसे विदा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।